हे गाइस, दिव्यांश वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ फुटबॉल डेली। और आज के एपिसोड की अगर हमारी पहली अपडेट की बात करें ना, तो वह यहाँ पर आती है मैनचेस्टर यूनाइटेड से। और इस समय मैनचेस्टर यूनाइटेड भाई एक ही टाइम पे मल्टीपल फ्रंट्स पे लड़ाई कर रही है। चाहे हम यहाँ पर यूनाइटेड के सेल और टेक ओवर की बात करें, इसके बाद यहाँ पर यूनाइटेड की अगर हम यहाँ पर मिडफील्डर वाली बैटल की बात करें, फिर स्ट्राइकर वाली बैटल की बात करें, और अब यहाँ पर गोलकीपर बैटल भी स्टार्ट हो चुका है। और इसी के साथ आज इस एपिसोड में हम लोग ग्रीनवुड की बात करें कि भाई सही में उसकी वापसी हुई है या फिर टेक्निकल टर्म पे कुछ मामला गड़बड़ है। लेकिन सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पर गोलकीपर को लेके, अब देखो डेविड द गिया की अगर हम बात करें तो उसका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल की बात इनके बीच में पिछले 1.5-2 महीने से चल रही है। अब मुद्दा यहाँ पर ये नहीं है कि यहाँ पर डेविड द गिया को कॉन्ट्रैक्ट चाहिए कि नहीं चाहिए। भाई उसकी तरफ से तो भाई मेरे को लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट दे दो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर 2 रेड फ्लैग है मैनचेस्टर यूनाइटेड की तरफ से। देखो, पहला रेड फ्लैग तो ये है कि पहली चीज तो जो उसने सैलरी वो कमा रहा है वो बिल्कुल भी यहाँ पर अब जस्टिफाई नहीं करती है। अगर यूनाइटेड के एक प्रेजेंट सिनेरियो की बात करें जहां पर जिस तरीके से वो अपने पैसों को रोल आउट करना चाहते हैं प्लेयर्स का, ये नहीं कि अच्छा ठीक है इस प्लेयर को, ये प्लेयर काफी अच्छा है तो उसको 400 दे देते हैं जैसे जेडन सांचो है। उसके बाद अगर डेविड द गिया की बात करें तो इसको भी इतने दे देते हैं, इसको भी इतने देते हैं। मतलब कुल मिला के वो यहाँ पर पैसा इस तरीके से नहीं बांटना चाहते कि हाँ बिल्कुल पीएसजी वाला हिसाब बना रखा है या फिर एक टाइम पे बारसा वाला हिसाब बना रखा है कि जितना मर्जी पैसा चाहिए उतना मर्जी पैसा ले लो। तो ये वाला सिस्टम वो नहीं अपनाना चाह रहे अब खैर इसमें आपको एक चीज और समझनी पड़ेगी कि यहाँ पर जो दूसरा रेड फ्लैग है वो ये है कि टेन हैग पर्टिकुलरली चाहता भी नहीं है। अब देखो, हाल ही में लगभग 1.5-2 महीने पहले जब टेन हैग से एक इंटरव्यू में पूछा जाता है कि भाई क्या यहाँ पर डेविड द गिया का कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होगा, तो उसने यहाँ पर एक आगे देखो कॉन्ट्रैक्ट तो रिन्यू कर देंगे और कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होना भी चाहिए, बल्कि डेविड द गिया मेरे को अपनी टीम में चाहिए भी, लेकिन वो मेरे को नंबर 1 गोलकीपर है इसकी मैं प्रॉमिस नहीं कर सकता। क्योंकि मैनचेस्टर यूनाइटेड एक इतना बड़ा क्लब है कि अगर आप यूनाइटेड जैसे क्लब में भी एक गोलकीपर को लेके नंबर 1 प्रायोरिटी बना रहे हो तो आप यहाँ पर बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। और यहीं से ही मामला समझ गया था, और अगर रीसेंसी बायस को लगा दे तो आप समझ जाओगे कि डेविड द गिया का यूनाइटेड में जो प्लेस है वो बहुत ज्यादा खतरे में है। अब ऐसे में यहाँ पर समझ में आ रहा है कि जब सऊदी के क्लब्स यहाँ पर सर्कल अराउंड कर रहे हैं और द गिया को पैसा दे रहा है पूरी तरीके से, तो शायद से अब यहाँ पर कंफर्म होता हुआ दिख रहा है कि द गिया मैनचेस्टर यूनाइटेड को छोड़ते हुए दिख रहे हैं। और इसके एक एडिशन में ये खबर भी निकल के आ रही है कि इवन इफ यहाँ पर डेविड द गिया नहीं निकलते तो उसके बाद भी यहाँ पर मैनचेस्टर यूनाइटेड एक और गोलकीपर लेके आएगी और फिर डेविड द गिया को और उसको रोटेट करवाएगी। वह खैर इसमें सबसे ऊपर नाम आ रहा है यहाँ पर ओनाना का। अब तुमको पता है कि ओनाना की अगर हम रीसेंट टाइम्स की बात करें तो एक तो यह है कि इंटर का जो चैंपियन लीग की जर्नी है उसके चक्कर में ओनाना को एक्सपोजर बहुत मिल गया, और उस एक्सपोजर को परफेक्ट अपॉर्चुनिटी देख के ओनाना ने उसको सीज भी कराई। क्योंकि अगर ओनाना की हम मार्केट प्राइस की बात करें तो वो भी अच्छे कंसिस्टेंट बेसिस पे बढ़ी है। अब यहाँ पर जो प्राइस टैग है वो 70 से 80 मिलियन का है, और ऐसे में मैनचेस्टर यूनाइटेड अब इस कॉन्डम में फंस चुकी है कि भाई अगर उनको इतना पैसा डालना ही है तो क्या सही में वो यहां डालने के बाद भी सेंटर बैक की बात करें, मिडफील्डर की बात करें और फिर अल्टीमेट टारगेट यानी कि स्ट्राइकर की बात करें, इतना पैसा वो लेके कहां से आएंगे? क्योंकि सवाल तो अभी ये भी खड़ा हो रहा है कि आपको बेचने भी हैं प्लेयर, और आप जिन प्लेयर्स को बेचने के चक्कर में हो वहां पर आप लॉस रिकॉर्ड करने वाले हो। इसका हिसाब किताब है। जितना मैगवायर पे खर्च किया था, अब मैगवायर पे आप जितना रिकूप करोगे उसका कुछ पता है? जैसे इट्स लाइक बारसा वाला सिस्टम की अगर बात मैड्रिड की बात करते हैं, यहाँ पर जैसे ईडन हज़ार्ड को लिया था लेकिन वो पूरी तरीके से फ्लॉप गया, फिर आपको अल्टीमेटली यहाँ पर उससे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा। आप फिलिपे कुटिन्हो की बात करें 20 मिलियन में गए। ऐसे ही आप यहाँ पर अगर मैनचेस्टर यूनाइटेड की बात करें तो इनके हाथ भी बंधे हुए हैं। खैर इसी के साथ अगर बात करते हैं अब थोड़ी सी रियल मैड्रिड की, तो भाई रियल मैड्रिड बहुत ज्यादा क्लोज है रिपोर्ट्स की बात नहीं तो एस्पेनियोल के स्ट्राइकर जोजेलू को साइन करने में। और ऐसे में बताया गया कि देखो पिछले सीजन जिस बंदे ने 13, 14, 15 गोल स्कोर किए हैं, अभी अगर हम स्पेनिश इसकी नेशंस लीग की बात करें तो वहां भी अच्छा परफॉर्मेंस चल रहा है। अच्छी बात यह कि जहां काफी लोग ये मान रहे हैं कि यार जोजेलो को साइन लेके क्यों खुश हो रहे हो, वहीं इट्स का वो वाली चीज होती है ना कि अगर ग्लास में आधा पानी भरा हुआ है तो ये आपका परसेप्शन है कि आप उस ग्लास को आधा खाली देखते हो या फिर आधा भरा हुआ देखते हो। अब इसमें यहाँ पर पॉजिटिव चीज आपको ये समझनी पड़ेगी कि इवन तो हाँ ठीक है आप कह सकते हो कि एक बैकअप स्ट्राइकर है, लेकिन पहली बार जब मारियानो, ईडन हज़ार्ड इन सब के अभाव में, इन सब के सामने पहली बार एक ऐसा बैकअप स्ट्राइकर मैड्रिड लेके आ रही है जो लेजिट बैकअप वाला रोल निभा सकता है, जो सही में एक ऐसा बैकअप स्ट्राइकर है जिसको गोल मारना आता है, मारियानो की तरह नहीं कि नाम का स्ट्राइकर है। ऐसे में जोजेलू को अगर सही तरीके से यूज किया गया तो मैड्रिड को लेजिट बहुत फायदा होगा अगर हम लॉन्ग टर्म की बात करें।
पर्टिकुलरली खैर अब करीम बेंजेमा यहाँ नहीं है तो उसको किस तरीके से रिप्लेस करना है, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि एंजेलोटी मानता तो है कि जोसे लो की साइनिंग बढ़िया है, लेकिन काफ़ी नहीं है, ये सबको पता है। खैर इसी के साथ अगर बात करें यहाँ पर एक ब्लॉकबस्टर अपडेट की, तो भैया पीएसजी और नागल्समैन की जो डील है वो टूट गई है बिल्कुल। सोचो कितने क्लोज ये आ गए थे कि थियरी हेनरी को असिस्टेंट बनाना है पीएसजी का, लेकिन वहां से अब डील बिल्कुल टूट चुकी है। अब इसके पीछे मल्टीपल फ्रंट्स हैं, मल्टीपल यहाँ पर रीजन बताए जा रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली अगर हम इसको थोड़ा सा समराइज करें तो जो चीज़ें हैं वो आने वाले दिन में क्लियर होंगी कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। क्योंकि आप देखो कि जो दोनों पार्टीज थी वो इंटरेस्टेड थी, नागल्समैन को भी पीएसजी चाहिए था और पीएसजी को भी नागल्समैन चाहिए था, लेकिन यहाँ पर नागल्समैन इस हद तक जा चुका था कि कहीं ना कहीं उसने पीएसजी के लिए टारगेट्स भी ढूंढने स्टार्ट कर दिए थे और पीएसजी भी डिस्कस करने लगी थी। लेकिन बाद में अगर इस चीज़ को पूरा डिफाइन वे में समराइज किया जाए तो बताया जा रहा है कि एक रीज़न ये हो सकता है कि पीएसजी का जो मॉडल ऑफ वर्क है, जो पीएसजी का प्रोजेक्ट है, वो अभी भी खराब है और नागल्समैन को वहां पर प्रॉमिस चाहिए थे कि भाई ये सारी चीजें हैं, ये मेरे को नहीं चाहिए मेरे क्लब में, तब तक मैं मैनेजर बन जाऊंगा, नहीं तो नहीं बनूंगा। और पीएसजी वहां पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करी। मेरे को आज भी याद है जब मैंने पहली बार इस स्टोरी को कवर किया था तो मैंने एक चीज बोली थी कि मेरे को अभी भी समझ में नहीं आ रहा कि करंट मॉडल जो जिस बिजनेस मॉडल जो वर्क मॉडल पे काम करता है पीएसजी, उसमें नागल्समैन जैसा मैनेजर तो कैसे काम कर सकता है, मेरे को समझ में ही नहीं आ रहा। मतलब अगर मैं ये कह सकता हूँ कि जिडान जो बहुत काम है वो भी आके एक बार को माँ की गाली दे देगा इनको वहां पर पीएसजी में जाके, क्योंकि दिमाग खराब हो जाएगा। नागल्समैन जो तो है ही इसका क्या कहते हैं रैप बैटल कर देगा, वो तो कसम से डिस कर देगा इनको वहां जाके। तो कैसे काम होगा वो मेरे को समझ में नहीं आया। तो और उसी का हमको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर हम बताए थे कि लुइस एनरिके की बात करें, गलार्डो की बात करें, ये इस समय प्राइम कैंडिडेट हैं जो कि रिप्लेस कर सकते हैं क्रिस्टोफर गाल्टर को, जो कि अभी भी टेक्निकली कॉन्ट्रैक्ट में। खैर इसी के साथ मैं आपको एक छोटी सी अपडेट बता दूं भाई, रूडी गार्सिया यहाँ पर अब नेपोली के मैनेजर बन चुके हैं। ऑफकोर्स तुम में से जिस लोगों ने रूडी गार्सिया का नाम अल नसर के टाइम से सुना होगा, खैर मैंने एक दो बार पहले भी सुना था लेकिन एक्सटेंसिवली नहीं सुना था। रूडी गार्सिया लीग 1 में काफी सक्सेसफुल मैनेजर है और रूडी गार्सिया की अगर हम सीवी की बात करें तो वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, उसका रेज्यूमे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो भाई देयर इज नो चांस कि नेपोली ने बैड साइनिंग तो नहीं करी है, लेकिन आप तुम उसको हॉस्पिटलिटी से यहाँ से कंपेयर कर दोगे तो समझ में आ जाएगा डाउनफॉल तो है। अब तुमको ये भी समझना पड़ेगा कि नेपोली के जो प्लेयर्स हैं ना वो भी जा रहे हैं, तो ऐसे में उनको एक ऐसा मैनेजर चाहिए जो कि कॉम्प्रोमाइज तरीके से काम कर सके। मतलब आपको कुछ देंगे भी नहीं, मतलब कुल मिला के उनको सीरिया का पोचेटिनो चाहिए था आपको। पोचेटिनो इन चेल्सी समथिंग वुड बी डिफरेंट, लेकिन पोचेटिनो इन स्पर्स वॉज बिल्कुल डिफरेंट। आपको कुछ देंगे भी नहीं, आपको टॉप 4 भी निकालना है और आपको प्लेयर्स भी डेवलप करने हैं जिससे आप अल्टीमेटली फिर सेल भी कर पाओगे, तो पैसा कमाने की मशीन छाप लो आप पूरी। मतलब ऐसे नेपोली ना हो गया आदि पुरुष हो गई कि बिल्कुल पैसा ही चाहिए और काम कुछ करना नहीं है। खैर इसी के साथ यार बात करते हैं अब थोड़ी सी क्रिस्टियानो रोनाल्डो से। तो भाई तुमको पता है रोनाल्डो इस समय यूरो क्वालिफायर्स के लिए पोर्चुगल नेशनल टीम स्क्वाड के साथ है और ऐसे में एक बार फिर से रॉबर्टो मार्टिनेज यानी कि पोर्चुगल के मैनेजर की बात करें तो उन्होंने क्लियर कर दिया है कि इवन इफ अगर एज की बात करें, इवन इफ अगर रोनाल्डो के रिगार्डिंग जो बोला जा रहा है कि भाई आप क्योंकि यार वो यूरोप से बाहर है, तो क्या यहाँ पर यूरोपियन स्टैंडर्ड्स को या फिर उस तरीके की डिमांड को और उस तरीके के शार्पनेस को रोनाल्डो फिट कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, वो कॉम्पिटिटिवनेस है। खैर ये मेरे को लगता है कि बिल्कुल बेतुके की चीज़ है, बिकॉज अल्टीमेटली क्रिस्टियानो रोनाल्डो किस तरीके से खेलता है वो मैटर करता है। और सेम चीज़ यहाँ पर रॉबर्टो मार्टिनेज ने कही, उसने कहा कि देखो यार आप एक्सपीरियंस की बात करो, आप इंडिविजुअल ब्रिलियंस की बात करो और आप कन्विक्शन की बात करो, कमिटमेंट की बात करो। तो कन्विक्शन और कमिटमेंट के मामले में रोनाल्डो ने पोर्चुगल के लिए कमिट कर रखा है और अभी भी कमिट करना चाहता है, कोई डाउट नहीं है। एक्सपीरियंस की बात करो, उसकी बात करो, पेपे की बात करो, इनका यूज करना पड़ेगा पोर्चुगल को जिससे जो यंग प्लेयर्स है वो नर्चर हो सके। और अगर इंडिविजुअल ब्रिलियंस की बात करें तो इट इज अल्टीमेटली क्रिस्टियानो रोनाल्डो। तो आप उसके ब्रिलियंस पे डाउट कैसे कर सकते हैं? इंपॉर्टेंट ये चीज़ इसलिए है क्योंकि अल्टीमेटली अभी भी हम देख रहे हैं जिस तरीके से यूरो 2024 जा रहा है, मतलब ऐसे उसकी तरफ हम जा रहे हैं। आई थिंक इट्स कंफर्म हो रहा है कि रॉबर्टो मार्टिनेज क्रिस्टियानो रोनाल्डो को अपना मेन बंदा रखने वाला है बहुत मेजॉरिटी ऑफ द टाइम के लिए। तो मतलब रोटेशन वगैरह होती रहेंगी, लेकिन क्रिस्टियानो रोनाल्डो को लेके ही जाने का प्लान है एज अ मेन सोल स्ट्राइकर। वो वाला सीन नहीं होगा कि शायद से फर्नांडो सैंटोस पूरा लेके गया, सब यूज कर लिया, बट अल्टीमेटली यहाँ पर बैकअप पे कराया। अब ये किस तरीके से इस पे मैं रिएक्ट करूं, देखो ऑफकोर्स क्रिस्टियानो रोनाल्डो इज माय फेवरेट प्लेयर एंड ऑफकोर्स मेरा आइडल है, तो मैं तो चाहूंगा कि वो हर एक गेम खेले।
लेकिन ये चीज़ कितनी अच्छी है और कितनी बुरी है, ये इस चीज़ पर डिटरमाइन करते हैं कि रोनाल्डो इस अपॉर्चुनिटी को, इस चैलेंज को कैसे लेगा और अल्टीमेटली रॉबर्टो मार्टिनेज कैसे इसको प्रेजेंट कर सकता है। ठीक है, अगर इट्स ऑल अबाउट सी क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने बहुत गोल मारे, लेकिन जो स्टैंड आउट करता था वो जिडान और रोनाल्डो की पार्टनरशिप थी, तभी तो स्टैंड आउट करता था। नहीं तो क्यों लोग ये नहीं कहते कि रोनाल्डो एंसेलोटी की पार्टनरशिप क्या तगड़ी थी, रोनाल्डो एलिग्री की पार्टनरशिप क्या तगड़ी थी, गोल्स उसने सारी में मारे। लेकिन जिडान का ही हमेशा स्टैंड आउट इसलिए भी करता है कि 3 चैंपियन लीग जीत गए थे, लेकिन उसके बाद भी अगर आप देखो कि दोनों में एक अंडरस्टैंडिंग बन गई थी, और ये भी इक्वली इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि शायद से अपन लोग लास्ट डांस देखने वाले हैं। एंड इफ नॉट, क्या पता अगर यूरोस की बात करें कुछ अच्छा खेल गए तो वर्ल्ड कप भी खींच देगा। आई थिंक रोनाल्डो की फिटनेस लेवल है कि खींच ही देगा वो शायद से। खैर, इसी के साथ यार बात करें अब एक इंटरेस्टिंग अपडेट की, तो भाई कल यूनाइटेड ने एक रिटेन लिस्ट भेजी थी यहाँ पर जो प्लेयर्स ऑफ कोर्स उनके साथ थे प्रीमियर लीग को, और उसमें एक नाम आया मेसन ग्रीनवुड का। अब इसको लेके थोड़ा सा हल्ला कट गया, बज हो गया भाई क्रिएट किया, भाई मेसन ग्रीनवुड वापस आ रहा है, पैथेटिक है, यूनाइटेड क्या कर रहा है, ये वो फलाना ढिमकाना। इसके रिगार्डिंग आपको टेक्निकल टर्म पे समझना पड़ेगा कि रिटेन लिस्ट वो होती है जिसमें कॉन्ट्रैक्ट प्लेयर होते हैं। इसका मतलब ये है कि मेसन ग्रीनवुड मैनचेस्टर जाएंगे अभी भी कॉन्ट्रैक्ट में, भाई वो प्रोफेशनल कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रखा है और टर्मिनेट कभी नहीं हुआ। हालांकि इस पे ये भी आपको मानना पड़ेगा कि यूनाइटेड ने अभी तक डिसीजन बनाया नहीं है। इसका मतलब ये है कि अल्टीमेटली आने वाले टाइम में जो भी होगा, यूनाइटेड के पास एक फ्लेक्सिबिलिटी है कि वो मेसन ग्रीनवुड को लेके आ सकें। लेकिन खैर, इसके भी चांसेस ज़्यादा है कि लाइक जो बैकलैश है और जो पॉपुलरिज्म है और ये पूरे स्पॉन्सरशिप वगैरह, तुमको पता है पूरा बिजनेस ये जो सीन होता है कि भाई आप ऐसे प्लेयर को लेके नहीं आ सकते, हमारा तो खराब हो जाएगा, इमेज खराब हो जाएगी। ऐसे में ये हो सकता है कि यूनाइटेड उसको सेल कर दे या फिर लोन पे बेच दे। मतलब फ्यूचर अभी सेट नहीं है बिल्कुल भी, बट ये है कि यूनाइटेड ने अपने ऑप्शंस ओपन कर रखे हैं भाई, अगर आ गए वो अपनी पे तो आ गए वो अपनी पे। खैर, इसी के साथ यार बात करते हैं अब थोड़ी सी ज़िनेडिन ज़िडान की। तो भाई ज़िडान की अगर हम बात करें तो बंदा, भाई देखो, बंदे ने कहा कि देखो मैं आऊँगा, ज़रूर आऊँगा कोचिंग में वापस, और बहुत जल्दी तुमको देखने को मिलेगा। कब आऊँगा ये मैं भी नहीं कह सकता, लेकिन बहुत जल्दी आऊँगा। उसने ये चीज़ कही है कि यार मैं भी 50 साल का हूँ या 50-51 साल का हूँ, मैं बहुत खुश हूँ और मैं क्लब फुटबॉल में वापस से आ सकता हूँ और मैं कम्पीट भी कर सकता हूँ। क्योंकि अब लोग सवाल खड़े कर रहे हैं कि भाई तू नेशनल टीम कर रहा है यार, क्या बात हो गई, क्लब फुटबॉल में आने की कोई एनर्जी नहीं बची है, क्या हो गया? या वापस से वो जो रियल मैड्रिड 3 रिपीट कर दिया है उसके बाद अब वो एनर्जी या फिर वो कॉन्फिडेंस नहीं बचा है कि मैं उसको इतने सालों बाद वापस से कम बैक कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ। तो ज़िडान ने कहा कि सिंपल ये है कि भाई देखो मैं तो तैयार हूँ बिल्कुल, मेरे को बस एक प्रोजेक्ट चाहिए। और ऐसे में सही बताऊं, पहली बार मेरे को ऐसा लग रहा है कि ज़िडान के पास प्रोजेक्ट भी नहीं होंगे अभी, क्योंकि देखो PSG है एक, यूवेंटस मेरे को लग नहीं रहा बिल्कुल भी, तो रियल मैड्रिड का सीन अगली साल खुलेगा, तो ज़्यादा क्लब्स है नहीं ज़िडान के पास। पर्टिकुलरली उस सेंस में बोल रहा हूँ कि ज़िडान को बहुत वो सुपर डीलक्स वाला ही चाहिए, मतलब वो चीज़ होती है ना कि फिल्टर में सारी टिक कर दो, हमें को ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, उस वाले हिसाब में हो जाता है। इसी के साथ अगर बात करें भाई एक और ब्लॉकबस्टर अपडेट की, तो भाई बार्सिलोना के रिगार्डिंग इंटरेस्टिंग अपडेट आई है कि भाई वो भी अब सुपर लीग को छोड़ने वाले हैं। पहले यूवेंटस ने छोड़ा था और अब बार्सा छोड़ रही है, और दोनों का बिल्कुल सेम केस है कि दोनों ही यूएफा की पेनल्टी को नहीं झेलना चाहते, दोनों ही यूएफा की पनिशमेंट को नहीं झेलना चाहते। स्टोरी बताता हूँ, फिर तुमको एक इंटरेस्टिंग स्टाइल लेनी पड़ेगी। देखो सीन ये है कि नेग्रेरा वाला जो केस हुआ था उसमें पूरा मामला चल रहा था, और अब यहाँ पर बार्सा को ये डर है कि भाई यूएफा हम पे पनिशमेंट लगा दी और हमको चैंपियन लीग से बाहर कर देगी। अब चैंपियन लीग से अगर बाहर कर दिया, इवन दो इस साल भी बार्सा ग्रुप स्टेज में ही बाहर हो गई थी, फिर भी 70 मिलियन का रेवेन्यू ने कमाया था। ऐसे में अगर थोड़ी और आगे जाएंगे तो ये चीज़ 120-130 के आसपास आएगी। ऐसे में भैया जब ऑलरेडी आप ब्रोक हो फाइनेंशियली, ऐसे में आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि भाई आप किस तरीके से यहाँ पर चैंपियन लीग रेवेन्यू का यूज़ करोगे, और अगर वही रेवेन्यू नहीं रहेगा तो आप खर्च भी नहीं कर सकते। तो ऑलरेडी जो ला लीगा ने डंडा का रखा है वो डंडा और किया जाएगा। ऐसे में यहाँ पर अब वो डिसाइड कर रहे हैं कि ठीक है यार, अपन लोग ना सुपर लीग का प्लान छोड़ देते हैं और अपन चैंपियन लीग के साथ टाई करते हैं। इसके संदर्भ में अगर हम बात करें तो भाई केस हाँ भूतनी के अब, तो इसके संदर्भ में भाई अब जो केस निकल के आ रहा है ना वो ये है कि भाई अगर बार्सा ठीक है तो यूएफा से डर क्यों रही है? अगर बार्सा नेग्रेरा केस में ठीक है तो वो यूएफा डर क्यों रही है? लेकिन इसके काउंटर में ये सवाल जो आता है कि भाई, जो कि मेरे को भी लगता है कि अगर हम स्पेनिश की बात करें, जो पूरा कोर्ट केस हुआ है उसमें माना गया है कि बार्सा बिल्कुल मतलब उस कोई वो नहीं है, गिल्टी नहीं है, तो ऐसे में मेरे को लगता है कि भाई यूएफा किस टाइप की धमकी दे रहा है? भाई दोनों ही गलत है ना भाई। अगर यूएफा से डर है तो भाई क्या तो तुमने गलती करी, और अगर तुमने गलती नहीं करी है और तुम बिल्कुल निर्दोष हो फिर भी तुमको डर के रहना पड़ रहा है, तो ये किस तरीके की मोनोपोली है? अल्टीमेटली आपको पता है कि यूएफा है तो बदनामी, और उनको सुपर लीग तोड़ना है
तो वो रियल मैड्रिड अभी क्योंकि फाइनेंशियली भी ठीक है, पॉलिटिकली भी ठीक है और लाइक खेलते भी बढ़िया ही है अभी के सीन में, तो रियल मैड्रिड काफ़ी स्ट्रांग है, तो उसको तो डायरेक्टली तोड़ नहीं सकते पेरेस को। तो ये लेपोर्टा का फायदा उठा रहे हैं और उसको तो खैर तोड़ ही दिया, यूवेंटस के तो क्या लुंगी फाड़ दी। तो ये वाला हिसाब अभी बन रहा है। खैर इसी के साथ अगर बात करें कायल वॉकर की, तो भाई तुमको पता है रिसेंट टाइम्स में कायल वॉकर के साथ भाई मामला है, बाहर ही रह रहा है स्टार्टिंग लाइनअप से, लेकिन अब तुमको पता है मैनचेस्टर सिटी भी शायद से एक रीबिल्ड की तरफ जा सकती है और एक रेनोवेट कर सकती है। ऐसे में कायल वॉकर का नाम सबसे आगे आता हुआ दिख रहा है। जब जाओ कैंसिल हो गए थे वहीं कायल वॉकर भी जाता हुआ दिख रहा है, जो कि है बायर्न म्यूनिख। आई थिंक कायल वॉकर ने यार अपने बेस्ट टाइम दे दिए हैं और अब शायद से पेप गार्डियोला सिटी को पता है कि अपने प्लेयर से मूव ऑन कैसे करना है, बट आई थिंक रियल मैड्रिड से बेटर पता है। बाकी थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस एपिसोड। अगर आपको एपिसोड पसंद आया, एपिसोड को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, आपको इसी तरह फुटबॉल से एक्सक्लूसिव कंटेंट चैनल में मिलता रहेगा। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ एंड आई विल सी यू इन नेक्स्ट एपिसोड।